मैं थोड़ा अचंभित हूँ क्योंकि इतना आराम करने के बावजूद भी मैं इतनी थकी थकी क्यों रहती हूँ। इस सवाल का जवाब शायद मेरे पास नहीं था। मेरे पास क्या, शायद किसी के पास भी इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन अकेलापन मुझे सताने लगा है। शायद मैं ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ। लेकिन मेरे सोचने से क्या होगा? होगा तो वही जो होना होगा। वैसे तो मैं बहुत कुछ सोच रखी थी, लेकिन क्या मन मुताबिक मुझे कुछ भी मिला? पहले तो पति का साथ ही इतनी जल्दी छूट गया, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या क्या सोच रखा था कि उनके साथ ज़िंदगी किस तरह गुजारूंगी, कहाँ घूमने जाऊंगी इत्यादि। लेकिन इन्होंने तो बीच राह में ही साथ छोड़ दिया। ऐसा एक पल भी नहीं है जिनमें मैं इनको याद नहीं करती। खैर, जैसे तैसे मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया। यह बिछड़न तो कुछ सालों की ही है। आखिरकार मुझे भी तो आपके पास ही आना है। दूसरी बेटा बहू की तरफ से परेशान हूँ। आखिर मैंने विपिन को किस चीज़ की कमी रखी? क्या पता था कि शादी करके वह अपनी अलग ही गृहस्थी बसा लेगा। अरे, यह क्या मतलब हुआ कि माँ आप भी हमारे साथ चलो। अब बताओ, एक ही शहर में अलग अलग छोर में दो अलग अलग घर। विपिन के पिता ने यह मकान कितने अरमानों से बनाया हुआ था कि सब मिलकर रहेंगे खुशी खुशी। यहाँ तक कि अपने पोते पोतियों के लिए भी मकान बनवा कर रखा था। लेकिन विपिन और छाया ने इस घर को अपना घर कभी समझा ही नहीं। बहू छाया तो इस घर में कदम रखते ही मुझे अपनी दुश्मन समझने लगी। बताओ, इतनी सेवा इतनी सत्कार की मैंने इसकी, बेटी जैसा माना था मैंने इसे। लेकिन कैसे बातों का बतंगड़ बनाकर निकल गई इस घर से, और साथ में लेकर चली गई मेरे गुस्सेल बेटे को भी। कितना मैंने रोका और उसके पापा ने, मगर नहीं, उन्हें तो अपनी अलग गृहस्थी बसानी थी। खैर, मैंने इस बात से भी समझौता कर लिया, क्योंकि हर घर में यह बेटी बहू का अलगाव देख रही हूँ, खासकर जॉइंट फैमिली में। एक मेरे राज और लक्ष्मी ही हैं जिन्हें मेरी फिक्र है। काश राज जैसा बेटा सबके नसीब में हो। इन्हीं ख्यालों के उधेड़ बुन के चलते नीरा 12 बजे तक जागती रही। अगली सुबह नीरा का बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों, रात भर सोने के बाद भी सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। शायद ज़्यादा सोचने से। गिन्नी कभी उसके पैरों के पास से चादर खींचकर उसे उठाने का प्रयास करती, तो कभी उसके सामने बैठकर उसे एकटक देखती, तो कभी भौंकने लगती। उसका बाहर जाने का समय हो गया था, इसीलिए उसे बेचैनी हो रही थी। नीरा को आज भी याद है कि उसका बेटा विपिन अपने मित्रों की देखा देखी कुत्ता पालने के लिए कहता तो वह यह कहकर झिड़क देती थी कि मुझसे तुम ही लोगों का काम नहीं हो पाता, उस बेजुबान जानवर की देखभाल कौन करेगा। वैसे भी उसे पशु पक्षियों को कैद करके रखना पसंद नहीं था, जब तक कि वह उनकी देखभाल के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त ना हूँ। आज जब वह दूर जा चुका है तो इसे गिन्नी को अपना अकेलापन दूर करने के लिए पालना पड़ा। अकेले रहने पर एक बार एक अनाथ बच्चे की परवरिश का सुझाव भी विपिन के पिता नीतीश ने दिया था, किंतु आज के बदलते परिवेश में जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तो दूसरों से क्या आशा, क्या आकांक्षा। आए दिन अखबार में बूढ़ों की हत्या कर लूटपाट किए जाने की घटनाएं भी उसे आतंकित करने लगी है। तब उसे लगा था कि अब इंसान पर भरोसा करने के बजाय जानवर पर भरोसा करना ज़्यादा ठीक है। कम से कम जानवर पीछे से तो वार नहीं करता। नीतीश जी के निधन के बाद गिन्नी उसके अकेलेपन की एकमात्र साथी बन चुकी थी, क्योंकि इतना बड़ा घर उसे काटने को दौड़ता था। इस घर को बनवाने में उसे और नीतीश को न जाने कितने कष्ट झेलने पड़े थे, क्या क्या कटौतियाँ नहीं की थीं, किंतु जिनके लिए इतना सब किया था उन्होंने तो अपने अपने अलग घोंसले बना लिए। उसके बाद पता नहीं इस घर का क्या होगा। इसकी किसी वस्तु को भी उनकी निशानी समझकर कोई सहज कर रखेगा या व्यर्थ समझकर औने पौने भाव में बेच देगा। एक लंबी सांस खींचकर उसने एक बार अपनी निगाह जगह जगह से एकत्रित की गए कलाकृतियों पर डाली। अब उसे लगने लगा था कि इंसान पूरी जिंदगी पैसे कमाने के लिए व्यर्थ ही भाग दौड़ करता रहता है, जबकि एक समय ऐसा आता है जब इंसान को पैसों से अधिक अपनों के प्यार की साथ की आवश्यकता होती है। लेकिन न जाने परवरिश में कहाँ कमी रह जाती है कि जिन अपनों के लिए इंसान जीवन के सुनहरे पल
कर्तव्य के नाम पर अर्पित कर देता है, वह अपने धीरे धीरे उनसे दूर होते जाते हैं। गिन्नी को लेकर वह बाहर निकली तो देखा बच्चे घर की दीवारों पर रंग बिरंगी लाइट लगा रहे हैं। लड़कियां घर के दरवाजे के सामने रंगोली बनाने में व्यस्त हैं तथा कुछ बच्चे पटाखे छुड़ाकर इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या होली और क्या दिवाली, सब एक दिन जैसे ही हैं। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली। वास्तव में त्यौहार तो जीवन की एक रास्ता को दूर करने का मानव निर्मित एक प्रयास भर है। इन्हें मिलजुल कर मनाने में जो आनंद मिलता है वह अकेले में नहीं। वैसे भी महंगाई और व्यस्तता के कारण किसी के मन में त्यौहार मनाने के लिए पहले जैसा जोश नहीं रह गया है। गिन्नी पटाखों की आवाज़ से डर रही थी, इसीलिए नीरा शीघ्र ही लौट आई। सिरदर्द की गोली लेकर चाय पीते हुए एक सप्ताह पूर्व आया राज का पत्र खोलकर बैठ गई। लिखा था, मामी, इस बार दिवाली आपके साथ मनाना चाहता हूँ, किंतु छुट्टी नहीं मिल पा रही है। जैसे ही काम मेरा समाप्त होगा मैं आऊँगा और अपना पासपोर्ट बनवा कर रखना। इस बार मेरे साथ यहाँ आकर रहना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। दिवाली मनाएंगे। वह बार बार लिखावट को पहचानने का प्रयास करती। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राज, जिसने अपनी माँ की मौत के बाद कभी एक फुलझड़ी भी नहीं छुड़ाई, वहीं आज दिवाली मनाने की बातें कर रहा है। अचानक उसके जहन में आज से 25 साल पहले की घटना जलचित्र की भांति घूमने लगी। ऐसा ही एक दिवाली का दिन था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। उसकी ननद सोना, जो कुछ महीने पहले ही विधवा हुई थी, उसके काम में हाथ बटा रही थी। उसका 8 वर्षीय पुत्र राज उसकी साड़ी का आंचल पकड़कर उसके पीछे पीछे घूम रहा था। ननद सोना को आए हुए 1 सप्ताह ही हुआ था। हम उम्र होने के बावजूद राज की मेरे बेटे विपिन से ज़्यादा दोस्ती नहीं हो पाई थी। पता नहीं क्यों राज एकदम सहमा सहमा सा रहता था। शायद उसके पिता की अचानक मौत ने उसे चुप करा दिया था। उसके बाल मन में कोई ऐसी ग्रंथि बैठ गई थी जिसे निकाल पाने में वह और नीतीश असफल रहे थे। नीतीश और विपिन के बार बार बुलाने पर भी वह दिवाली की सजावट देखने उनके साथ नहीं गया था। नीतीश सोना को बहुत चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी बहन जितनी जल्दी हो सके अपने दुखों पर काबू पा ले। इसीलिए दिवाली के अवसर पर वे उसको यह कहकर लिवा लाए कि इस बार उसकी भाभी चाहती हैं कि वह भाई दूज का टीका वहीं करें। लोग एक दूसरे को बधाई देने आने लगे। सोना किसी के सामने आना नहीं चाहती थी और नीतीश ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। राज ने बाहर लॉन में पटाखे छुड़ाने प्रारंभ कर दिए थे। राज का मन रखने के लिए सोना भी बाहर आई तथा राज के हाथों फुलझड़ी छुड़वाने लगी। अब पटाखे छोड़ने में राज को मज़ा आने लगा तो वह अपनी माँ से अलग होकर विपिन के साथ फुलझड़ी छुड़ाने लगा। सोना वहीं एक कुर्सी पर बैठकर दोनों को देखने लगी। तभी पता नहीं कहाँ से एक रॉकेट दनदनाता हुआ आया और उसकी गोद में गिर गया और पल भर में आग लग गई। वह चिल्लाई। राज ने माँ माँ कहते हुए उससे चिपट कर बचाने का प्रयत्न किया, किंतु सोना ने उसे परे धकेल दिया। उसे स्वयं से ज़्यादा राज की चिंता थी और राज माँ को बचाने के लिए बार बार उससे चिपकने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसके हाथ झुलस गए थे। जब तक कोई कुछ कर पाता, समझ पाता, बहुत देर हो चुकी थी। सोना की सिंथेटिक साड़ी क्षण भर में जलकर उसके जिस्म से ऐसे चिपक गई कि उसको निकालना भी कठिन हो गया था। दीपावली के आमोद प्रमोद में व्यस्त डॉक्टरों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे समय पर सही चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई। 10 घंटे जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद आखिरकार उसने प्राण त्याग दिए थे। वैसे तो पति की मौत के बाद ही जिंदगी उसके लिए रसहीन हो चुकी थी। वह जी रही थी तो सिर्फ राज के लिए, उसकी सांस चल रही थी तो सिर्फ राज के लिए। किंतु इस भयानक घटना के बाद उसके मन में एक ही वेदना थी कि अब राज का क्या होगा, उसकी परवरिश कौन करेगा। उसके मन की वेदना और आंखों में भरी याचना को समझकर उसे दिलासा देते हुए नीरा ने कहा था, सोना, तुम राज की चिंता मत करो, उसकी देखभाल मैं करूँगी, बस तुम शीघ्र ठीक हो जाओ।
भाभी, मैं बस यही चाहती थी। अब मैं शांति से मर तो सकूंगी। यत्नपूर्वक पीड़ा युक्त शब्दों में अपनी भावना प्रकट कर उसने आंखें बंद कर ली थी, जो फिर कभी नहीं खुल पाई। राज, जिसने अपने माता पिता को 1 साल के अंदर ही खो दिया था, को संभालना मुश्किल हो गया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके पिता के साथ माँ भी कहाँ चली गई, तथा अब वे दोनों ही लौटकर क्यों नहीं आ सकते। वह राज ना तो किसी से बोलता था और ना ही किसी के साथ खेलना चाहता था और ना ही खाना। बस सहमा सहमा सबको दिखता रहता था। नीतीश भी इस घटना से भौचक के रह गए। कहाँ वे तो सोना को ससुराल से इसलिए लाए थे कि वह अपनी दुख भरी यादों से कुछ समय के लिए मुक्ति पा सके, लेकिन वह तो सदा के लिए ही इस संसार से मुक्ति पा गई थी। अपराध बोध से ग्रस्त नीतीश के लिए अब राज की परवरिश, उसकी उचित देखभाल केवल कर्तव्य ही नहीं, दायित्व भी बन गया था। और यही बहन के प्रति उनकी श्रद्धांजलि थी। यही कारण था कि राज के दादा दादी जब उसे लेने आए तो नम्र स्वर में अपनी इच्छा प्रकट कर दी थी, तथा उन्होंने भी उनकी इच्छा का मान रखा था। नीतीश ने विपिन के स्कूल में ही राज का नाम लिखा दिया था। स्कूल जाने से उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ गया था, किंतु जब विपिन को नीतीश के साथ हंसते बोलते दिखता तो चुप हो जाता था। मीरा और नीतीश दोनों ही उसे पास बुलाकर प्यार करना चाहते, विपिन की तरह उसका होमवर्क करवाने में मदद करने का प्रयास करते, लेकिन चाह कर भी वह उसके मन की ग्रंथि को तोड़ नहीं पाए थे। रात में अक्सर माँ माँ कहता हुआ चौंक कर उठ बैठता। तब नीरा ने उसे अपने पास सुलाने का फैसला लिया था। पहले तो विपिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर बात बात पर वे राज से झगड़ने लगा। कभी वह उसकी किसी वस्तु पर गलती से भी हाथ लगा लेता तो वह चिढ़ जाता, तथा कभी कभी मार भी देता था। उसकी इन हरकतों पर नीरा डांटती तो वह चिढ़कर कहता, आप तो बस उसे ही प्यार करती हो, मुझे नहीं। क्या मैं आपका बेटा नहीं रहा? विपिन को प्यार से समझाना चाहती, बेटा उसके माता पिता नहीं हैं, इसीलिए उसे प्यार की तुमसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उसकी गलत बात पर भी उसे कुछ ना कहो, बस मुझे ही डांटती रहो, चिढ़ते हुए उसने जवाब दिया था। विपिन के मन में राज के लिए न जाने कहाँ से इतनी कटुता, ईर्ष्या आ गई थी कि वह अपनी चीज़ें अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकता था, पर राज के साथ नहीं। विपिन की हिम्मत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राज ने विपिन की गैर मौजूदगी में उसका गिटार बजाने की कोशिश की। तभी विपिन आ गया। उसने राज के हाथ से गिटार छीनते हुए एक जोरदार चांटा उसकी गाल पर मारा तथा चीखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी चीज़ें छूने की? टूट जाता तो क्या होता? राज को सहमा देखकर नीरा ने कहा, टूटा तो नहीं ना? क्या छोटे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है? किसका भाई? यह मेरा भाई नहीं है। कैसी माँ हो जो अपने बेटे से अधिक दूसरे के बेटे को चाहती हो? विपिन का उत्तर सुनकर गुस्से से उसकी गाल पर एक चांटा लगाते हुए वह बोली, तुम एकदम बिगड़ गए हो। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है। विपिन ने जोरों से रोना शुरू कर दिया था। नीतीश भी आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल आए थे और राज इस सारी घटना के लिए स्वयं को दोषी समझकर सुबक कर बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो, अब मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नीतीश ने सारे घटनाक्रम पर नज़र डाली तथा राज की स्वीकृति सुनकर उसे गोद में उठाकर बोले, बेटे यदि तुम भी गिटार बजाना सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही गिटार खरीद दूंगा। राज तो संतुष्ट हो गया था, लेकिन विपिन दिनों दिन और भी ज़्यादा जिद्दी होता जा रहा था। शायद वह अपने प्यार में और किसी के हिस्सेदारी सहन नहीं कर पा रहा था। अब राज से न वह बोलना चाहता था, ना ही उसके साथ खेलना चाहता था। यहाँ तक कि स्कूल भी साथ साथ जाने में आनाकानी करने लगा था। विपिन की निरंतर बढ़ती उद्दंडता तथा राज का अंतर्मुखी होते जाना देखकर आखिरकार नीतीश ने सुझाव दिया था, राज को हॉस्टल में डाल दिया जाए, जिससे कम से कम वह सहज होकर रह सके। नीरा नीतीश का सुझाव सुनकर
अनचाहे ही अपराध बोध से ग्रस्त हो उठी थी, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझकर ना चाहते हुए भी उसे नीतीश का समर्थन करना पड़ा था। वास्तव में वह विवश हो गई थी। तमाम कोशिशों के बाद भी वह विपिन के व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाई थी और ना ही यह कह पाई थी कि हॉस्टल में डालना है तो विपिन को डालो, राज को नहीं। बेचारा अनाथ है, इसीलिए क्या उसे सजा दे रहे हो? आखिर है तो वह तुम्हारी बहन का ही लड़का ना, फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? नीतीश उसके ना कहने पर भी उसके मन की बात समझते हुए बोले थे। नीरा, राज की परवरिश सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी दायित्व है। राज हमसे अलग रहकर भी अपनी राह खुद स्वयं ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम उसके माता पिता नहीं हैं। जबकि विपिन इसको एक सजा समझकर हमसे नफरत कर और विद्रोही होता जाएगा। हॉस्टल में रखकर राज को हो सकता है हम और ज़्यादा प्यार और सुरक्षा प्रदान कर सके और फिर प्रत्येक छुट्टियों में उसे ले आया करेंगे तथा बीच बीच में मिलकर उसका हालचाल लेते रहेंगे। नीतीश का अनुमान ठीक ही निकला। हॉस्टल में राज अपने हमउम्र साथियों के साथ रहकर सामान्य होने लगा था तथा विपिन के व्यवहार की गर्मी भी शांत होने लगी थी। छुट्टियों में अवश्य थोड़ी समस्या होती, लेकिन उन्हें नीरा अपनी व्यवहार कुशलता से संभाल लेती। विपिन को भी लगता थोड़े दिनों की ही बात है, इसीलिए सहयोग कर लेता था। पढ़ने में दोनों ही तेज बुद्धि वाले थे, बस इतना ही संतोष था। समय बहता गया। समय के साथ साथ बीते दिनों की यादें भी धुंधली पड़ने लगी थी। विपिन इंजीनियर बना तथा राज डॉक्टर। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में सफल रहे थे। विपिन ने अपनी पसंद की ही एक लड़की से विवाह कर लिया। उसकी पत्नी छाया जिद्दी स्वभाव की अमीर माता पिता की अकेली संतान थी। वे स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसीलिए जरा जरा सी बात को कलह का कारण बना देती थी। घर का वातावरण जहरीला होने लगा था, इसीलिए उन्होंने अलग रहने का निर्णय कर लिया था। एक बार उन्हें भी लगा था कि शायद थोड़ी सी दूरी संबंधों को सामान्य बना सके, किंतु उनका यह सोचना भी ठीक नहीं निकला। अलग रहने से वह अपने कर्तव्यों के प्रति और भी उदासीन होते गए। पहले कभी तीज त्यौहार पर आ भी जाते थे, पर धीरे धीरे वे भी बंद होता गया। अब तो बस फ़ोन पर ही जब उसका मन होता है बात कर मन को सांत्वना दे लेती है। राज भी डॉक्टर लड़की से ही विवाह करके आगे पढ़ने के लिए विदेश चला गया। उसकी पत्नी लक्ष्मी विनम्र स्वभाव की सहनशील लड़की थी। उसके माता पिता लक्ष्मी के लिए राज का हाथ मांगने आए थे और उन्होंने भी उसकी सहमति पाकर अपना कर्तव्य निभा दिया था। राज जब तक इंडिया में रहा तब तक प्रत्येक तीज त्यौहार में आकर घर में खुशियां भर देता था। यह बात अलग है कि दिवाली पर आकर वह भी खुद को कमरे में कैद कर लेता था तथा हम सब भी बिना शोर शराबे के सिर्फ रस्में पूरी कर लेते थे। नीतीश के मरने पर अवश्य विपिन और छाया आकर कुछ दिन उसके पास रहे थे तथा जाते हुए साथ चलने की पेशकश भी की थी। पीहू वंश अपने माता पिता की सह पाकर मचलते हुए बोले थे, दादी चलो ना हमारे साथ। सब बच्चों के दादा दादी आकर उनके साथ रहते हैं, एक आप ही हमारे घर पर नहीं आती हो। आऊँगी बेटा, मैं भी आऊँगी तुम्हारे घर, किंतु अभी नहीं चल पाऊँगी, कहकर बच्चों को शांत किया था, किंतु वह चाहते हुए भी कभी नहीं जा पाई थी। पता नहीं क्यों उसे लगा था जब नीतीश के साथ ही वह उनके पास जाकर कभी नहीं रही तो अब जाने का क्या औचित्य। यह बात और है कि नीतीश के न रहने पर विपिन बीच बीच में आकर उसका हालचाल पूछ जाता था। एक बार साथ चलने के लिए भी कहा था, किंतु छाया के व्यवहार के कारण वह भी ज़्यादा जोर नहीं दे पाया था। राज विदेश में रहने के कारण उस समय नहीं आ पाया था, किंतु सुनकर फ़ोन पर ही रो पड़ा था। मामी, कितना अभागा हूँ जो मामा के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। वास्तव में वह मेरे मामा ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक पिता भी थे। उसके बाद वह हर सप्ताह फ़ोन करके उसका हालचाल पूछने लगा था तथा बिना नागा हर महीने $200 का चेक भेजता। मना करने पर उसने कहा था, मामी प्लीज़ मना मत करो,
यह एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मैं जानता हूँ आपको इस पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्यार तो जितना ही हो कम ही है। बस यह हमारा आपके प्रति प्यार का थोड़ा सा अंश है। घंटी की घनघनाहट और उसके साथ ही गिन्नी की भौंकने की आवाज़ ने उसे अतीत से वर्तमान में ला दिया। अतीत चाहे जैसा भी हो, उसका अपना था जो उसे खुशियाँ भी देता था और गम भी। और अब तो शायद अकेलेपन का अनकहा अनदेखा साथी भी बन गया था। फिर घंटी की तेज आवाज़ सुनकर वह उठते हुए बोली, अरे आ तो रही हूँ। इस घुटने के दर्द के कारण जल्दी जल्दी चल भी नहीं सकती। दरवाज़ा खोला तो सामने राज और विपिन के परिवारों को देखकर चौंक गई। तभी खुशी से भरे स्वर में आश्चर्य से बोले, अरे तुम दोनों अचानक? पहले से कुछ आभास तो दिया होता। दादी अम्मा, पापा ने कहा था इस बार अम्मा को सरप्राइज देंगे, इसीलिए नहीं बताया। अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर रहस्यमय आवाज में कहा, नहीं मामी, जैसे ही काम समाप्त हुआ वैसे ही जहाज पकड़ा और आ गया। त्यौहार साथ मनाना था, इसीलिए पहले भैया भाभी के पास गया और बस अब आपके सामने हूँ। राज ने चिर परिचित अंदाज में कहा, लेकिन तू दिवाली मनाएगा? आश्चर्य से नीरा के मुंह से निकल गया। लेकिन तू दिवाली मनाएगा? आश्चर्य से नीरा के मुंह से निकल गया। हाँ, क्यों नहीं। आज मुझे लगता है कि माँ की मौत एक एक्सीडेंट था, जरा सी असावधानी के कारण घटी एक अनहोनी घटना। दिवाली तो खुशियों का, उमंग और उत्साह का त्यौहार है। जब सारी दुनिया में उजाला हो रहा है तो अपने घर में अंधेरा कब तक रहेगा? आज हमारा नहीं, हमारे बच्चों का समय है। बच्चों को कब तक हम खुशियों से दूर रखेंगे? हम दिवाली मनाएंगे, अवश्य मनाएंगे। हम सब मिलकर धूम धड़ाके से मनाएंगे, है ना बच्चों? हाँ, कहकर बच्चों ने गर्मजोशी से समर्थन किया था। लेकिन पहले बता देती तो मैं कुछ इंतज़ाम करके रखती। दादी, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारे पास कितने पटाखे हैं, ताऊजी ने खरीदवाए हैं। अथर्व ने अपना बैग आगे करते हुए कहा। और अम्मा, यह देखो नए कपड़े जो चाचू न्यूयॉर्क से लेकर आए हैं। पीहू वंश अपना सूटकेस खुलकर बैठ गए। माँ जी, आप चिंता ना करें, दिवाली का सब इंतज़ाम हो जाएगा। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, लक्ष्मी ने कहा और छाया ने भी सहमति दे दी। नीरा को समझ में नहीं आ रहा था इतनी सारी खुशी वह कहाँ समेटे। उसका तो आंचल भी छोटा पड़ गया था। छाया, जो उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, वह इतने प्यार और सम्मान से बात कर रही है। साथ ही विपिन और राज, जो एक दूसरे के साथ बैठना तो दूर, बातें करना भी पसंद नहीं करते थे, आज जैसे घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, जैसे बहुत दिनों के बाद एकाएक मिले दो बिछुड़े भाई या दोस्त अपने बीते दिनों की बेशुमार यादों को कुछ ही पलों में समेट लेना चाह रहे हों। दोनों के कह कहो से घर भर उठा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि दोनों के बीच दोस्ती कब और कैसे शुरू हुई। छाया और लक्ष्मी का मिलजुल कर काम करना तथा तीनों बच्चों का एक दूसरे से मिलजुल कर खेलना नीरा को सुखद आश्चर्य दे रहा था। इस समय उसके मन में बस एक आस जगी थी, काश समय ठहर जाए। छाया और लक्ष्मी ने आते ही रसोई संभाली थी। सब्जी आदि सब वे रास्ते से ही खरीद लाए थे। विपिन और राज उसके सामने बैठे अपनी आप बीती सुना रहे थे। बीच बीच में चाय का दौर भी शुरू हो जाता। दोनों रसोई में ऐसी लगी थी जैसे वर्षों से यही इसी घर में रह रही हूँ। राज सबके लिए दिवाली के उपलक्ष्य में उपहार लाया था, खिलौने, कपड़े, सैंड, पर्स और न जाने क्या क्या। एक पूरा सूटकेस ही उपहारों से भरा था। लक्ष्मी ने जब उसी सुंदर सी साड़ी के साथ कुछ अन्य पैकेट पकड़ाए तो वह भाव विभोर होकर कह उठी, बेटा, तुम लोग आ गए यही मेरे लिए बहुत है। अब मैं इन सब का क्या करूँगी? अम्मा, आज शाम को आप यही साड़ी पहनना, यह मेरी पसंद की है। लक्ष्मी को उसे साड़ी पकड़ाते हुए देखकर अथर्व ने अपना खेलना छोड़कर उनके पास आते हुए कहा, तेरी पसंद की है तो बेटा मैं अवश्य यह साड़ी पहनूंगी। कहते हुए नीरा ने उसे चुम लिया। आप बस अथर्व भैया को ही प्यार करना, हमें नहीं, किंचित क्रोध से पीहू ने कहा। पीहू बेटा, ऐसा क्यों सोचती हो?
मेरे लिए तुम सब एक बराबर हो। वंश बेटा, तुम भी मेरे पास आओ। नीरा ने तीनों को पास बुलाकर प्यार किया। शाम को छाया और लक्ष्मी घर को दियों से सजाने लगी। विपिन और राज बच्चों को पटाखे छिड़वाने के लिए बाहर लॉन में निकल आए। उन्होंने सबको सूती कपड़े पहनने का निर्देश दिया था। तीनों बच्चों को चमड़े के जूते तथा दस्ताने भी पहना दिए थे। राज और विपिन स्वयं अपनी देखरेख में बच्चों से पटाखे छिड़वा रहे थे। बरामदे में बैठी नीरा सबको हंसते खेलते देखकर सोच रही थी। वास्तव में त्यौहार जीवन की एक जैसी स्थिति को दूर करने का एक खूबसूरत साधन है। ईर्ष्या और द्वेष की भावना को छोड़कर प्रेम और सद्भावना के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की शिक्षा प्रदान करते हैं। यह बात और है कि कभी कभी जरा सी असावधानी, जरा सी चूक किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे जाती है। इसीलिए त्यौहार मनाना तो चाहिए, लेकिन जरा सावधानी से। यह बात भी 16 आनी सच है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता था। यह बात राज और लक्ष्मी ने आज सिद्ध कर दी थी। उसके मन मस्तिष्क में नीतीश के शब्द भी बार बार गूंज रहे थे, जो वे उसके हताश निराश होने पर अक्सर कहते थे। नीरा, करनी का फल सदा मीठा होता है। आज जैसा पौधा तुम लगाओगी, कल वह वैसा ही फल देगा। नीरा, दिया कितना भी छोटा क्यों ना हो, अंधकार को चीरने की सामर्थ्य रखता ही है। धीरज रखो, हमारे घर भी एक दिन प्रकाश होगा। उसके राज ने आज उसके घर को खुशियों के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हम सबका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। इसी के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। धन्यवाद दोस्तों।